क्या हो अगर ये पता चले कि हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी छात्रों के एडमिशन का कोई संकट अब बचा ही नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। मतलब दशकों से जिस दरवाजे को खोलने के लिए नीतियां बन रही थी, बहसें हो रही थी, वो दरवाजा असल में पहले से ही खुल चुका है। छात्र अंदर आ चुके हैं। सही बात है। लेकिन असली खाई, मतलब जो असली दरार है, वो कहीं और है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली और यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है। जिस समस्या को हम आज भी सबसे बड़ी चुनौती मानकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो काफी हद तक सुलझ चुकी है। लेकिन इस गलतफहमी के कारण जो असली संकट हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में गहराता जा रहा है, वो देखिए पूरी तरह से नजरअंदाज हो रहा है। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मिशन इसी सच्चाई को सामने लाना है। हम अनीश गुप्ता के एक बेहद दिलचस्प लेख उच्च शिक्षा में वास्तविक इक्विटी गैप की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, बहुत ही शानदार लेख है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे मुख्य रूप से यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 2026 के नए इक्विटी नियमों की एक आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। इसे समझने के लिए ना एक कल्पना करते हैं। अच्छा, बताइए। मान लीजिए कि एक बहुत पुरानी इमारत है। लोग उसकी छत पर वाटरप्रूफिंग कर रहे हैं, टपकते हुए पानी को रोकने के लिए जगह जगह बाल्टियां रख रहे हैं और अपनी पूरी ऊर्जा बस उस छत को ठीक करने में लगा रहे हैं। समझ रही हूँ। लेकिन असल में उस इमारत की नींव में एक बहुत गहरी दरार आ चुकी है। जब तक नींव की वो दरार नहीं भरी जाएगी, छत की मरम्मत का कोई खास फायदा नहीं होने वाला। ये इमारत वाली तुलना एकदम सटीक है। अगर हम इस लेख के मुख्य तर्क को देखें तो वो यही है कि जिसे हम इक्विटी गैप या समानता की खाई कहते हैं, वो अब प्रवेश की समस्या नहीं रह गई है। हाँ। वो दरार असल में रोजगार और वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व का संकट है। यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, वे बस उस टपकती छत को नियंत्रित करने पर जोर दे रहे हैं। मतलब परिसरों के अंदर होने वाले व्यवहार और शिकायतों पर। बिल्कुल। लेकिन जो संरचनात्मक असमानता नींव में गहराई तक बैठी है, मतलब कितने आरक्षित वर्ग के लोग असल में प्रोफेसर बन पा रहे हैं या लीडरशिप की कुर्सियों तक पहुंच पा रहे हैं, वहां से पूरा ध्यान हट गया है। तो चलिए सीधे उस नींव की दरार को करीब से देखते हैं। लेख में जो डेटा दिया गया है ना, वो उन सभी आम धारणाओं को तोड़ देता है जो आमतौर पर हम सुनते हैं। हाँ, डेटा वाकई चौंकाने वाला है। हम अक्सर यही सुनते हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को उच्च शिक्षा में जगह ही नहीं मिल पाती। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ तक कि पीएचडी के स्तर पर भी प्रतिनिधित्व संविधान द्वारा तय किए गए जनादेश के लगभग बराबर आ चुका है। सही कहा। उदाहरण के लिए पीएचडी एडमिशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो एससी छात्र 11.4% हैं, एसटी छात्र 20% हैं और ओबीसी छात्र 25.9% हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एसटी छात्रों का 20% होना उनके 7.5% के संवैधानिक जनादेश से कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। और ये डेटा ये साबित करता है कि एडमिशन के स्तर पर जो नीतियां और आरक्षण के नियम लागू किए गए थे, उन्होंने अपना काम बहुत प्रभावी ढंग से किया है। मतलब सिस्टम के निचले स्तर से प्रवेश सुचारू रूप से हो रहा है। हाँ, लेकिन इस कहानी का दूसरा और यकीनन सबसे चिंताजनक हिस्सा तब शुरू होता है जब हम फैकल्टी और रोजगार के आंकड़ों की तरफ देखते हैं, जो कि असल दरार है। बिल्कुल। सफलता की जो कहानी छात्रों के दाखिले में दिखती है, वो रोजगार के पन्नों पर आते आते पूरी तरह विफल हो जाती है। जब हम प्रोफेसर के स्तर पर देखते हैं, जहां एससी वर्ग का जनादेश 15% होना चाहिए, वहां असल प्रतिनिधित्व केवल 8.8% है। ओहो, ये तो लगभग आधा है। और एसटी वर्ग के लिए ये जनादेश 7.5% है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व गिरकर मात्र 2.2% रह जाता है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है, ये एक बहुत भारी गिरावट है। ये अंतर तो वास्तव में डराने वाला है। अगर इसे एक फनल या कीप की तरह देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नीचे से यानी यूजी और पीएचडी के स्तर पर तो लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। हाँ, वहां रास्ता खुला है। लेकिन जैसे ही वे ऊपर की तरफ मतलब लीडरशिप या प्रोफेसर के स्तर पर पहुंचते हैं, वहां रास्ता अचानक से बहुत संकरा हो जाता है। लेख ये भी बताता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर स्थिति फिर भी थोड़ी बेहतर है। वहां एससी 12.5% और ओबीसी 19.3% है। तो यहां मेरे दिमाग में एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो वे प्रोफेसर की भूमिकाओं तक तेजी से क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मतलब ये ट्रैफिक जाम लग कहां रहा है?
इस सवाल का जवाब उस तंत्र में छिपा है जिसे लेखक लीगेसी डिले या विरासत में मिली देरी कहता है। लीगेसी डिले। हाँ, देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसर की नौकरियां कोई कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां नहीं होती जिन्हें हर साल बदला जा सके। ये स्थायी पद होते हैं, टेन्योर वाले पद। एक बार जॉब लग गई तो लग गई। बिल्कुल, एक बार कोई प्रोफेसर नियुक्त हो गया तो वो अगले 30-40 साल तक उसी पद पर रहेगा। आज अगर सरकार बहुत सख्ती से आरक्षण लागू कर भी दे तो भी ऊपर के पदों पर बैठे लोग वही हैं जिन्हें 20 या 30 साल पहले नौकरी पर रखा गया था। अच्छा, उस समय नियम इतने सख्त नहीं थे। हाँ, या फिर उनका पालन उस तरह से नहीं होता था। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये लीगेसी डिले या विरासत की देरी का तर्क विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही आसान सा बहाना नहीं है? बहाना किस तरह से? मेरा मतलब है, क्या वे इस तकनीकी शब्द का ढाल की तरह इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहे हैं? ये तो ऐसा हुआ कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक पुराने लोग रिटायर नहीं होंगे। देखिए, ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है और कई बार संस्थान अपनी सुस्ती को छिपाने के लिए ऐसे तर्कों का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से संरचनात्मक नजरिए से देखें तो ये एक गणितीय सच्चाई है। गणितीय सच्चाई? वो कैसे? मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 100 पद हैं और हर साल केवल 2 लोग रिटायर होते हैं। अगर संस्थान उन दोनों खाली पदों पर सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोगों को ही नियुक्त करे, तब भी 100 के कुल आंकड़े में बड़ा बदलाव आने में दशकों लग जाएंगे। ओह हाँ, अब समझ में आया। सख्त नियम आज लागू हो सकते हैं, लेकिन रोजगार की इस विशाल खाई को भरने की गति बहुत धीमी होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से पुरानी पीढ़ी के रिटायरमेंट दर पर निर्भर करता है। तो मतलब आज के आंकड़े देखकर जो लगता है कि सिस्टम जानबूझकर रोक रहा है, वो असल में एक बहुत बड़ा बैकलॉग है। एग्जैक्टली। इस प्राकृतिक देरी को समझे बिना हम सही तस्वीर नहीं देख सकते। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। तो चूंकि लीगेसी डिले की वजह से लीडरशिप और रोजगार में बदलाव रातों रात नहीं हो सकते, शायद इसीलिए यूजीसी का पूरा ध्यान अब ऐसी चीजों पर चला गया है जिन्हें वे तुरंत नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि छात्रों का रोजमर्रा का व्यवहार और शिकायतें। हाँ, और यहीं पर डेटा एक बार फिर से एक बहुत ही अलग कहानी पेश करता है। चलिए इस चर्चा को यूजीसी के 2026 के नए नियमों के केंद्र बिंदु यानी भेदभाव और अपराध के आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं। जरूर, और यहाँ डेटा भावनाओं से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। यूजीसी के अपने ही आंकड़े ये बताते हैं कि 2023-24 के दौरान देश भर के 704 विश्वविद्यालयों में भेदभाव की कुल मिलाकर केवल 378 शिकायतें दर्ज की गईं। सिर्फ 378? हाँ, अगर हम इसे संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की विशाल संख्या के अनुपात में देखें तो यह प्रति 1 लाख छात्रों पर लगभग 3.7 शिकायतें बैठती हैं। रुकिए, ये आंकड़ा गले के नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल है। पूरे देश के 704 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 378 शिकायतें। डेटा तो यही कहता है। जब ये आंकड़ा सामने आता है तो दिमाग में तुरंत एक आलोचनात्मक सवाल उठता है। क्या ये वास्तव में इस बात का सबूत है कि हमारे कॉलेज परिसरों में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, या फिर क्या ये इस सच्चाई की ओर इशारा करता है कि हमारा शिकायत दर्ज करने का सिस्टम ही इतना डरावना है कि छात्र बोलने से डरते हैं? देखिए, ये तर्क बहुत आम है कि शिकायतें कम होने का मतलब अंडर रिपोर्टिंग है, मतलब लोग डर के मारे शिकायत दर्ज ही नहीं करवा रहे हैं, और इसमें कुछ सच्चाई हो भी सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन लेखक यहाँ जिस विश्लेषण की मांग कर रहे हैं वो ये है कि इन मामलों को सिर्फ भावनाओं या धारणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सांख्यिकीय और बड़े सामाजिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके लिए लेखक ने एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा का सहारा लिया है। परिसरों में होने वाले भेदभाव की बहस में इस डेटा का अक्सर बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। गलत इस्तेमाल? एनसीआरबी के डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है? वो तो आधिकारिक सरकारी आंकड़ा है ना? आधिकारिक जरूर है, लेकिन उसकी व्याख्या गलत तरीके से की जाती है। जब भी परिसरों में एससी या एसटी वर्ग के खिलाफ किसी अपराध की बात आती है तो तुरंत एक विमर्श बन जाता है कि यह सारा अपराध सवर्णों द्वारा सिर्फ जातिगत नफरत के कारण किया जा रहा है। एक नैरेटिव बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन लेखक के अनुसार जब एनसीआरबी के डेटा का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि गैर एससी एसटी वर्ग द्वारा एससी और एसटी वर्ग के खिलाफ किए गए अपराध कुल दर्ज अपराधों के केवल 0.9% और 0.2% हैं। अच्छा, इतने कम? हाँ,
इसके विपरीत समुदाय के भीतर होने वाले अपराध, मतलब जहां पीड़ित और अपराधी दोनों एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वे सांख्यिकीय रूप से कहीं अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर अपराध को सिर्फ एक जातिगत चश्मे से देखकर असल समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा होता क्यों है? एक ही समुदाय के भीतर अपराध दर ज्यादा क्यों होती है? इसका कारण ये है कि अपराध अक्सर सामाजिक आर्थिक निकटता और स्थानीय भूगोल से जुड़ा होता है। लोग उन लोगों के साथ ज्यादा संघर्ष में आते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, जो उन्हीं के आर्थिक स्तर पर होते हैं, जिनके साथ उनका रोजमर्रा का लेन देन होता है। बिल्कुल। लेखक का तर्क ये है कि उच्च अपराध दर वास्तव में समाज में मौजूद सामान्य अपराधों और संघर्षों का ही एक प्रतिबिंब है। ये कोई योजनाबद्ध, केवल जाति आधारित लक्ष्यीकरण नहीं है। मतलब जो बाहर समाज में हो रहा है वही कैंपस में दिख रहा है। हाँ, अगर किसी शहर में सामान्य अपराध दर अधिक है तो वहां हर वर्ग उसका शिकार होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जातिगत भेदभाव मौजूद नहीं है, लेकिन हर घटना को सिर्फ जातिगत घृणा के खांचे में डाल देना सांख्यिकीय रूप से गलत है। समझ रहा हूं। यह समझना जरूरी है कि कॉलेज परिसरों को बाहर के समाज से काटकर एक अलग द्वीप की तरह नहीं देखा जा सकता। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु है। अगर आंकड़े ये कह रहे हैं कि परिसरों में अपराध या भेदभाव समाज की सामान्य स्थिति का ही हिस्सा है और जो मुख्य समस्या है वो वास्तव में लीडरशिप और रोजगार की है, तो फिर यूजीसी की नीतियां इतनी गलत दिशा में क्यों जा रही हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसी बिंदु से हम सीधे यूजीसी 2026 के नए नियमों की 3 बुनियादी कमियों पर आते हैं। पहली कमी तो वही है जिस पर हम बात कर रहे थे, गलत फोकस। हाँ, फोकस बिल्कुल गलत जगह पर है। ये नियम संरचनात्मक कमियों को दूर करने के बजाय सिर्फ लक्षणों का इलाज करने में लगे हुए हैं। और जो दूसरी कमी है ना, वो इससे भी ज्यादा वैचारिक और गहरी है। ये नए नियम इक्विटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बीच के फर्क को पूरी तरह से मिटा देते हैं। ये फर्क थोड़ा समझाएंगी? बिल्कुल। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव विरोधी नीतियां दंडात्मक होती हैं, वो प्रतिक्रियाशील होती हैं। मतलब जब कुछ गलत होगा तब वे हरकत में आएंगी और सजा देंगी। पुलिस की तरह। एग्जैक्टली। इसके विपरीत इक्विटी का असली अर्थ है निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही सक्रिय समर्थन और संसाधन उपलब्ध कराना। जब एक दंडात्मक नीति को इक्विटी का नाम दे दिया जाता है तो असल में लोगों को सशक्त करने के बजाय उनमें डर पैदा किया जा रहा होता है। ओह, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे एक मैराथन दौड़ के उदाहरण से समझाऊं तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि अगर दौड़ में कोई धावक किसी दूसरे धावक को धक्का देकर गिराएगा तो उसे सजा मिलेगी। बिल्कुल, जो कि जरूरी भी है। हाँ, लेकिन इक्विटी का मतलब यह है कि दौड़ शुरू होने से पहले ही ये सुनिश्चित किया जाए कि हर धावक के पास दौड़ने के लिए अच्छे जूते हों और उन्हें सही ट्रेनिंग मिली हो। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। अगर सिर्फ सजा देने वाले नियम बना दिए जाएं और जूतों की परवाह ना की जाए तो उसे इक्विटी नहीं कहा जा सकता। और जो तीसरी कमी लेख में बताई गई है वो एक बहुत ही अवास्तविक मान्यता पर टिकी है। इन नियमों में ये मान लिया गया है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के परिसर को बाहर के समाज से पूरी तरह अलग थलग करके एक जादुई बुलबुला बनाया जा सकता है, जो कि व्यावहारिक रूप से पूरी तरह असंभव है। बिल्कुल। छात्र उसी समाज से आते हैं, उसी समाज की धारणाएं लेकर आते हैं और पढ़ाई के बाद उसी में वापस जाते हैं। और यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे गंभीर बिंदु है। कौन सी चेतावनी? वो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा कड़े और दंडात्मक नियम परिसरों में एकीकरण लाने के बजाय सामाजिक अलगाव यानी सोशल सेग्रीगेशन का कारण बन सकते हैं। सामाजिक अलगाव? लेकिन एक मिनट, क्या थोड़ा डर होना अच्छी बात नहीं है? अगर कड़े नियमों से लोग गलत व्यवहार करने से डर रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या है? देखिए, डर एक सीमा तक अनुशासन ला सकता है, लेकिन जब नियम इतने सख्त और अस्पष्ट हो जाते हैं कि छोटी सी बात पर भी किसी का पूरा करियर या जीवन बर्बाद हो सकता है, तो वो डर एक खामोशी में बदल जाता है। लोग बात करने से बचेंगे। बिल्कुल। ये अनकहा डर लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार को बदल देता है। अलग अलग समुदायों के छात्र और फैकल्टी एक दूसरे से खुलकर बात करने, किसी विषय पर अकादमिक बहस करने या यहाँ तक कि कैंटीन में साथ बैठकर चाय पीने से भी कतराने लगेंगे। ओहो। उनके दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि न जाने कब
कौन सी बात गलत संदर्भ में ले ली जाए और एक आधिकारिक शिकायत दर्ज हो जाए। इस डर का नतीजा ये होगा कि लोग अपने ही छोटे छोटे सुरक्षित समूहों तक सीमित रह जाएंगे। मतलब जिन विश्वविद्यालयों को विचारों के आदान प्रदान का केंद्र होना चाहिए था, एक मेल्टिंग पॉट होना चाहिए था, वहां संवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से दूरी बना लेंगे। ठीक यही। सामाजिक दूरियां मिटने के बजाय और गहरी हो जाएंगी। हाँ, जो नीतियां जोड़ने के लिए बनी थीं, वही समाज को तोड़ने और बांटने का काम करने लगेंगी। ये एक बहुत ही खतरनाक अनचाहा परिणाम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी स्थिति का उपाय क्या है। मतलब सिर्फ कमियां गिनाने और आलोचना करने से तो काम नहीं चलेगा ना। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? अच्छी बात यह है कि लेख में कुछ बहुत ही ठोस समाधान भी सुझाए गए हैं। हाँ, लेखक ने एक बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक रास्ता दिखाया है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है प्रमोशन और लीडरशिप पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना। ऊर्जा और संसाधनों को लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार की पुलिसिंग करने में बर्बाद करने के बजाय यह सुनिश्चित करने पर लगाना चाहिए कि प्रोफेसर्स, डीन और वाइस चांसलर जैसे वरिष्ठ पदों पर आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। सही बात है। जब लीडरशिप में विविधता आती है तो सिस्टम अपने आप अधिक समावेशी और संवेदनशील हो जाता है। ये बहुत तार्किक है। मतलब लीडरशिप के चेहरे बदलने से संस्था की संस्कृति अपने आप बदलने लगती है। एग्जैक्टली। और दूसरा समाधान जो उन्होंने दिया है वो है सामाजिक सद्भाव या सोशल कोहीजन को बढ़ावा देना। मतलब प्रतिक्रियाशील और सजा देने वाले नियमों पर निर्भर रहने के बजाय परिसरों में आपसी सम्मान की संस्कृति विकसित करने पर जोर देना चाहिए। एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग एक दूसरे से डरे नहीं बल्कि एक दूसरे को समझें और संवाद करें। और इसी सद्भाव को स्थापित करने से जुड़ा है उनका तीसरा प्रस्तावित समाधान, जो यकीनन थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? वो समाधान है गुटबाजी और छात्र राजनीति पर लगाम लगाना। लेखक का ये स्पष्ट मानना है कि कई बार उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र राजनीति इन सामाजिक दूरियों और संवेदनशीलताओं का फायदा उठाती है। कुछ गुट अपने छोटे और स्वार्थी राजनीतिक फायदों के लिए आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी होती है। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत ही व्यावहारिक और पेचीदा सवाल सामने आता है। ये कहना बहुत आसान है कि गुटबाजी रोक दी जाए, लेकिन संस्थानों में छात्र राजनीति को कैसे रोका जा सकता है? हाँ, ये आसान नहीं है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इन सामाजिक दूरियों का फायदा उठाने वालों पर लगाम भी लग जाए, लेकिन साथ ही छात्रों की वास्तविक आवाज, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और उनके विरोध प्रदर्शन के हक को दबाया भी ना जाए? ये तो एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा है। ये वास्तव में एक मुश्किल संतुलन है। और देखिए, इसका कोई जादुई रातों रात वाला समाधान नहीं है। लेकिन लेखक का निष्कर्ष यही है कि असली बदलाव तब आएगा जब संस्थान दंडात्मक कार्रवाई के पुलिसिंग मॉडल से बाहर निकलेंगे। जब तक नियम केवल डराने और सजा देने के लिए होंगे, तब तक कुछ राजनीतिक गुट उस डर और अनिश्चितता का फायदा उठाते रहेंगे। सही कहा। लेकिन अगर संस्थान सक्रिय रूप से सहयोग, संवाद और आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देंगे, तो छात्र राजनीति भी वैचारिक और रचनात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगी, ना कि सिर्फ समुदायों को आपस में लड़ाने पर। इसके लिए एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है, जो सिर्फ नियम कायदे थोपने या कोई सर्कुलर जारी करने से नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। क्या बात है। ये पूरी चर्चा वाकई में इस विषय पर सोचने का एक बिल्कुल नया और गहरा दृष्टिकोण सामने लाती है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत थे उनसे जो सबसे बड़ा सार निकलता है वो ये है कि सच्ची इक्विटी या समानता सिर्फ कागजों पर लिखे नियमों, दंडात्मक नीतियों या शिकायत पेटियों के भरने से नहीं आती। एकदम सही। सच्ची समानता तब स्थापित होगी जब संस्थानों के लीडरशिप के चेहरे में वो दिव्यता स्पष्ट रूप से झलकेगी। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को डराकर अलग थलग करने के बजाय उन्हें एक साथ लाएं। और सबसे जरूरी बात, हमें किसी भी डेटा या आंकड़े को सिर्फ उसकी सतह पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के गहरे सामाजिक संदर्भ और तंत्र को विश्लेषित करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जानकारी केवल शिक्षाविदों या नीति निर्माताओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये विश्लेषण उन सभी के लिए बेहद प्रासंगिक है जो ये समझना चाहते हैं कि कोई भी बड़ा संस्थान, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी, वहां नीतियां वास्तव में कैसे काम करती हैं। हाँ, क्योंकि नीतियां बनाने का मतलब सिर्फ अच्छे इरादे रखना नहीं होता, बल्कि उन नीतियों के कारण लोगों के व्यवहार में आने वाले बदलावों और अनचाहे परिणामों को समझना भी होता है। सही कहा। तो अब
इस गहरी चर्चा को विराम देते हुए शुरुआत में मैंने इस इमारत की टपकती छत और उसकी नींव की दरार की बात की थी। उसी से जुड़ा एक विचार छोड़ते हुए जा रहा हूं जो हम सभी को खुद से जरूर पूछना चाहिए। सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि कल सुबह ऐसा हो और किसी चमत्कार से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसर और लीडरशिप के स्तर पर तय किए गए वे सभी प्रतिशत, वे सारे आंकड़े जादुई रूप से पूरे हो जाएं। हर पद पर नियम के अनुसार सही प्रतिनिधित्व हो जाए। अच्छा, तो क्या उस दिन इक्विटी अपने आप पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी, या फिर क्या हमारे समाज के बीच कुछ ऐसी अदृश्य सांस्कृतिक और मानसिक दीवारें हैं जिन्हें सिर्फ नंबर, आंकड़े और सख्त नीतियां कभी नहीं गिरा सकती? सोचिएगा।